दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी 5 दिन की विदेश यात्रा पे निकले हैं। सबसे पहले वो यूएई, जो कि मिडिल ईस्ट में पड़ता है, वहां पे गए और उसके बाद उन्होंने नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे तथा इटली के देशों को विजिट करना है। ये 5 दिन का दौरा, जो कि 15 मई से शुरू होकर 20 मई तक चलेगा। आज मैं आपके साथ यूएई में हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य और उसकी यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यूएई मिडिल ईस्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है, जिसके साथ हमारे भारत के संबंध 1972 में पहली बार स्थापित हुए। 1972 में अबू धाबी और न्यू दिल्ली में 2 एम्बेसीज आपस में स्थापित हुई और इस प्रकार भारत के इसके साथ संबंध की शुरुआत होती है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अबू धाबी का दौरा किया, यूएई में गए और उसके बाद आज तक 2014 से 2026 तक वो 7 बार यूएई में गए। इसके पीछे मुख्य कारण यही है, भारत यूएई से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो बड़ी मात्रा में प्राप्त करता है। भारत की रोजाना जो खपत है पेट्रोल की, भारत की जो कच्चे तेल की जरूरत जो है वो 5 मिलियन बैरल पर डे है और यूएई के साथ हमारे बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। इसका मुख्य कारण भी यही है क्योंकि हम वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्राप्त करते हैं और ये हमें सस्ते में प्राप्त देता है। और क्योंकि इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इस समय ईरान, यूएसए और इजराइल की वॉर के कारण वो बंद पड़ा है और वहां से व्यापार की स्थिति जो है वो बड़ी मुश्किल है और वहां से हमें तेल और गैस की सप्लाई मिल नहीं सकती और यूएई उस स्टेट ऑफ हार्मुज को बाईपास करके दूसरी तरफ से वो हमें जो तेल जो है वो पर्याप्त मात्रा में दे सकता है। तो इसलिए ये जो मीटिंग है प्रधानमंत्री की, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट बन जाती है। यूएई भारत में बहुत सारा पैसा निवेश भी करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का व्यापार जो है डॉलर में ना होकर लोकल करेंसी में भी किया जाता है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। 15 मई को हमारे प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, उनका भव्य स्वागत वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किया और दोनों ने आपस में मुलाकात की। ये आधे दिन का हमारे प्रधानमंत्री का कुछ घंटों का वहां पे स्टे रहा। चंद लम्हों में ही दोनों देशों ने बहुत आपस में व्यापारिक समझौतों पे हस्ताक्षर किए। मैं आपको इतना बताता चलूं कि 25 और 26 अप्रैल को हमारे जो एनआईएस के चीफ हैं अजीत डोभाल, ये उस समय यूएई में गए थे और वहां पर जाकर इन्होंने बहुत सारे समझौते और बहुत सारी बातें वहां पे डिस्कस की थी कि हम पहले ईरान से तेल आयात किया करते थे और ईरान से हमारे पास 60 दिन का वो टाइम पीरियड भी दिया करता था। 12 से 18% वो तेल कम रेट में हमें दिया करता था। इसके अलावा 2 महीने की मोहलत भी देता था और यहां से फ्रेट चार्जेस भी थे, वो भी हमसे नहीं लिया करता था। लेकिन 2019 में भारत और अमेरिका ने ईरान के साथ संबंध बनाने पे पाबंदी लगा दी और वहां से तेल निर्यात करने पर रोक लगा दी और हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। इसके बाद हमारा जो झुकाव था वो रशिया की तरफ चल गया, लेकिन उन दिनों में भी हम यूएई से तेल प्राप्त कर रहे थे। यूएई ओपेक का मेंबर था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उसका वो सदस्य था जिसके 12 देश सदस्य थे। शुरुआत 5 देशों से हुई थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, लेकिन आज इसके 12 सदस्य थे। लेकिन हाल ही में यूएई ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी। उसका मुख्य कारण यह था कि यूएई को 3.5 मिलियन बैरल पर डे इन्वेस्ट करने की इजाजत थी, जबकि वो उसकी कैपेसिटी, उसने नए अपने यूनिट लगाए थे और उसकी कैपेसिटी
5 मिलियन बैरल पर डे बढ़ चुकी थी। लेकिन ओपेक के रहते हुए उसके पास ये जो फिक्स्ड अमाउंट प्रोडक्शन थी वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने ओपेक को छोड़ दिया। ओपेक को छोड़ने के बाद क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बढ़ी हुई थी, उसने हम दो मुख्य देश हैं जो तेल का, एक है चाइना और दूसरा है भारत। 5 मिलियन बैरल पर डे और भारत को यूएई 30 मिलियन बैरल जो है वो गारंटेड स्टोर करके देगा। उसने स्टोरेज के लिए मान लिया है, मतलब 7 दिन का स्टॉक जो है क्रूड ऑयल का वो यूएई ने गारंटी की है कि भारत को जरूरत पड़ने पर वो हर वक्त उपलब्ध कराएगा। इसके साथ साथ एलपीजी का स्टॉक भी जो है उसकी एश्योरेंस भी यूएई की गवर्नमेंट ने दी है और ये जो स्टोरेज है ये अबू धाबी में होगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल और एलपीजी की सप्लाई अरेंजमेंट जो है प्रायोरिटी बेस पर भारत को जरूरत पड़ने पर दी जाएगी। दिस इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ, और यूएई और भारत के बीच में संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी थी और दोनों में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस एंड डिजिटल सेक्टर के ऊपर बातचीत हुई और दोनों ने आपसी समझौते किए। क्योंकि यूएई की और भी महत्वता है कि अगर हम यूएई से व्यापार करते हैं तो फिस्कल ईयर 2024-25 में ट्रेड जो था $100 बिलियन हमारा यूएई के साथ हुआ, क्योंकि यूएई से हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। और इसमें $200 बिलियन जो है हम उम्मीद करते हैं ये ट्रेड बढ़कर 2032 में आने वाले 7-8 सालों में ये $200 बिलियन तक पहुंच जाएगा। एफडीए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो यूएई है वो भारत में 25% जो उसकी इनकम निकलती है यहां से, वो बिल जो है वो प्रति वर्ष भारत में स्पेंड करता है। लोकल करेंसी सेटलमेंट, भारत की करेंसी में ही ये सारी सेटलमेंट हो जाती है। यही कारण है कि यूएई भारत के लिए व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत और यूएई डिफेंस में, आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स में भी आपस में कई समझौते हुए हैं और जिसमें भारत उनको ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी भी देता है, जिसके कारण भारत के लिए यूएई बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। यूएई जो है लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल भारत के लिए, थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी, then largest supplier of LPG, then second largest supplier of finished petrochemical products। और सबसे बड़ी बात जो है, इंडिया शेयर्स क्लोज पार्टनरशिप ऑन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। आप मैप में भी देख रहे होंगे खौरफा खान, ये एक कमर्शियल टर्मिनल है जहां से यूएई अपने तौर पे गल्फ ऑफ हॉर्मुज को, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करते हुए ये भारत की सप्लाई चेन जो है इसको बरकरार रखता है। मैं यहाँ से एक और बात भी बताता चलूँ, अगर चाबहार पोर्ट हमारे पास रहता, जो ईरान में भारत ने एक बंदरगाह बनाई थी, तो भी वहाँ से हम गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिना छेड़े हुए ईरान से सप्लाई ले सकते थे। और यहाँ तक कि चाबहार पोर्ट जो है उसका जो कंट्रोल था हमने वो भी छोड़ दिया। अभी हाल ही में खबर भी आ रही थी, संदीप चौधरी अपने टेलीविजन चैनल में बड़े जोर शोर से बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत को क्या कारण है कि जो ईरान, रशिया से तेल सप्लाई आ रही थी उसे हमने बंद कर दिया, क्योंकि 17 मई लास्ट डेट थी और वो डेट निकल चुकी है। तो बैन जो है वो कंटिन्यू हो गया जब तक रशिया, अमेरिका हमें सैंक्शन नहीं देता। हम दोबारा उस झमेले में पड़ना नहीं चाहते, शायद इसलिए हमने उस शिप का क्रूड ऑयल जो है उसे लेने से इनकार कर दिया। दूसरा, हमने ईरान जिसने फर्टिलाइजर हमें भेजा, हमने वो भी लेने से इनकार कर दिया। इसकी बड़ी बहस चल रही थी। और दूसरी तरफ वहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट ये यश मोरे, जो कि मेजर जनरल रिटायर्ड है, वो बैठे हुए थे और वो भी भारत की इस नीति को समझ नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि क्या कारण है कि भारत ऐसा लगता है कि अमेरिका के आगे बिल्कुल बिछ गया है। दोस्तों,
मैं मानने पे तो नहीं आता कि भारत इस प्रकार बिछ गया, लेकिन ये बड़ी कूटनीति है और बड़ी पॉलिसीज होती हैं। इस समय रुपया डॉलर के सामने 96.2% गिर चुका है। ये बहुत बड़ी गिरावट है और हो सकता है ये आगे और बढ़ने की सूचना हमें मिले, क्योंकि ईरान का इजराइल और अमेरिका के साथ जो समझौता वार्ता चल रही थी वो अभी पूर्ण तौर पे स्थापित नहीं हुई और ना ही उसका कोई नतीजा निकला है। इजराइल वक्त बेवक्त लेबनान और ईरान के ऊपर आक्रमण कर रहा है और ईरान भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर उसने अभी यूएई में हमला किया है। पुष्टि नहीं हो सकी, कोई कह रहा है इराक ने किया है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि उसके न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला हुआ है और वहां से बहुत सारा धुआं उठता दिखाई दिया, जिसके कारण ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन नुकसान हो सकता था। ये स्कर्मिश जो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल आक्रमण है, ये अभी तक कंटिन्यू है, पूर्ण तौर पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद होने के कारण सारी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो एकदम हिल गई है और बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इस मुसीबत का सामना कर रही हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में पहले 3 रुपए रेट बढ़े थे, आज सुबह 95 पैसे पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया गया। कारण ये है कि जो हमारा इस समय डॉलर के प्रति जो रुपया कमजोर हो रहा है, उसके साथ हमारी खरीद की जो ताकत है, पैसे की परचेजिंग वैल्यू, वो बहुत कम हो गई है। लेकिन हम जब यूएई के साथ व्यापार कर रहे हैं तो उसमें हमें फायदा ये है कि हम लोकल करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। संदीप चौधरी वो कह रहे हैं कि क्या कारण है भारत अमेरिका के आगे झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद हम ये ना भूलें कि अमेरिका इज ए बिग बुली। वेनेजुएला का केस ले लो आप, वो भी वेट करते रहे कि चाइना रशिया मदद के लिए आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। अमेरिका के साथ किसी ने टक्कर नहीं ली। ईरान भी वेट कर रहा था कि चाइना उसका बिगेस्ट बायर है, शायद वो आए। और दूसरा एक ये विचार जो है वो फ्लोट कर रहा है, वो ये है कि वैसे तो अमेरिका की ट्रंप की जो चाइना की विजिट है जी के साथ, वो कोई ज्यादा कामयाब होती तो दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जरूर लगता है कि ईरान के साथ इन दोनों का समझौता हो जाए। और ये समझौता तब भी हो जाना था अगर 28 फरवरी को इजराइल आक्रमण ना करता, तो ईरान बहुत सारी शर्तें ऐसी थी जो मान गया था। लेकिन अब दोबारा उसी समझौते के ऊपर दोनों बातचीत करने के लिए राजी हो गए और ये बातचीत चल रही है। आज भी ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर एंड इफ नेगोशिएशन सक्सीड इट विल बी मच बेटर एंड बेटर फॉर द वर्ल्ड आल्सो। इस समय जो सिचुएशन है, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम अमेरिका के आगे क्यों झुकते हुए दिखाई देते हैं। शायद हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान इस समय शहबाज शरीफ और मुनीर, ये दोनों जो हैं, ये कोई कसर नहीं छोड़ते ट्रंप की तारीफ करने की, और ट्रंप के बड़े क्लोज हैं। ये मीडिएटर भी बड़े थे। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में मीडिएशन का भी इन्होंने काम किया था। वो बात अलग है कि मीडिएटर की सक्सेस जो थी वो इनको नहीं मिली, लेकिन अमेरिका जब वक्त मिलता है तो शहबाज शरीफ की तारीफ कर देता है और मुनीर की भी तारीफ कर देता है, आसिम मुनीर की भी तारीफ कर देता है। और ऐसे में भारत ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान की वो सपोर्ट शुरू कर दे। शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर अमेरिका बेस बनाता है, वैसे तो उसे रोक तो कोई नहीं सकता, क्योंकि चाइना भी जब हमारा सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, जब सिंदूर ऑपरेशन हमने लॉन्च किया था, पाकिस्तान की मदद के लिए चाइना भी आ गया था और टर्की भी आ गया था, लेकिन भारत की मदद के लिए कोई नहीं आया था। भारत अकेला रह गया था। लेकिन भारत में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अकेला भी इन सब का सामना कर सके, और उसने किया और मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन फिर भी आज ग्लोबल वर्ल्ड में अकेले रह जाना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। यही कारण है
एक और क्रिटिसिज्म हो रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि पेट्रोल की बचत करो, गोल्ड मत खरीदो। भारत ने 160 करोड़ के करीब गोल्ड खरीदा है। और दूसरा, वो पेट्रोल की बचत करने के लिए 5 दिन 5 देशों की यात्रा पे निकल गए हैं। तो उस समय तेल खर्च, भाई ये तेल खर्च की वहां पे बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और भारत का प्रधानमंत्री गया, वो किसी काम के लिए गया, वो कोई अय्याशी करने नहीं गया। प्लीज ऐसी बातों को ऐसे क्रिटिसाइज करना है तो किसी हेल्दी पॉइंट पे क्रिटिसाइज करो। ऐसी बातों को क्रिटिसाइज करने से कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। आज देख लो, चारों तरफ हाहाकार पड़ी हुई है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, लेकिन भारत में आज भी आर्थिक स्थिति लोगों की फिर भी अच्छी है और कैपेसिटी भी है। अगर तेल के दाम बढ़े भी हैं तो हम दे सकते हैं। तेल के दाम जो हैं वो मैं आपसे बताता चलूं, ये तेल के दाम जो थे, इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट डायरेक्टली परचेज रिटेल प्राइसेस और रिटेल फ्यूल में डील नहीं करती, ये कंपनीज डील करती हैं। हमने आपसे कल भी बात की थी, भारत पेट्रोलियम होगी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम होगी, इंडियन ऑयल कंपनी होगी और इंडियन रिलायंस जो है, ये जो है तेल की करती है। पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज बाय क्रूड ऑयल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट और उसकी प्राइसिंग जो है उसे फिक्स कर दिया जाता है। और इस प्राइसिंग में जो है सेंट्रल एक्साइज जो है वो भी पड़ती है, स्टेट एक्साइज और वैट तथा जीएसटी, ये सारी डाल के मार्केट डिटरमिन जो है वो रेट डिटरमिन किए जाते हैं। इसको अगर हम समझना चाहें तो मैं ब्रेकेज करके भी दिखा दूंगा कि अगर हमें ये 30 रुपए लीटर अगर हम तेल खरीदते हैं तो उसके ऊपर 60 से 50 से 60 रुपए तो उसके ऊपर टैक्सेस पड़ जाते हैं, खर्चे पड़ जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्रेस, ये सारा कुछ मिला के तेल के ऊपर ये बोझ डाल दिया जाता है और इसलिए तेल के दाम बढ़ जाते हैं। फिर भी सरकार की कोशिश होती है कि तेल के दाम को एक तरह मेंटेन किया जाए। आज 2 बार अगर तेल के रेट दाम बढ़े हैं तो इन दामों का जो नतीजा होना है वो बुरा ही होना है, वो पॉजिटिव नहीं होने वाला। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि कॉशियस कर रहे थे हमें कि आने वाला जो समय है वो थोड़ा तंगी का हो सकता है, अगर हमें वो इसके लिए सावधान करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ चीजें हमें पॉजिटिव भी लेनी चाहिए। हर समय अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो फिर तो कुछ पॉजिटिव होगा नहीं। वी शुड हैव फेथ इन आवर गवर्नमेंट एंड इन आवर लीडर्स। आज की जो स्थिति ऐसी है, आने वाले समय में आर्थिक तंगी और भी बढ़ सकती है और काम कम हो सकते हैं, दाम बढ़ सकते हैं। वार कहीं भी दुनिया में हो, उसका इम्पैक्ट हर देश के ऊपर चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा कुछ ना कुछ तो पड़ता है और यही वो इम्पैक्ट है जो आज हम सबको फेस करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हमारा भारत और हमारी भारत की सरकार और हमारे भारत के लोग आज भी बाकी कई देशों से अच्छे हालात में है। पैसा, कोई शक नहीं कि रुपए की कीमत गिर रही है, लेकिन फिर भी वो दिन दूर नहीं जब ये वापस रिवाइव कर जाएगी। थैंक यू सो मच।